तो देखो पहले हमने ये स्केलर, सबसे पहले हमने इसको इनिशियलाइज किया ग्रेडियंट्स को, ग्रेडियंट स्केलर को। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कॉल फंक्शन के थ्रू हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं लॉस। ये यूज कैसे होता है ना, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। इनका यूज कैसे होता है बताया गया है कि क्या है ना कि देखो इसके अंदर तीन फंक्शन है। हम ग्रेडियंट स्केलर से तो तीन चीजें कर सकते हैं। पहला है स्केल डॉट स्केलर, स्केल स्केलर डॉट स्केल। तो स्केलर क्या है? तो स्केलर में ना हम ग्रेडियंट स्केलर को डाल के फंक्शन को इनहेरिट करते हैं, मतलब उसको हम लाते हैं। ठीक है, तो ये स्केलर हो गया। इसमें स्केलर स्केलर स्केलर, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद स्केल। तो ये जो स्केल है ना, स्केल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट स्केल डॉट स्केल, इसके अंदर लॉस जाती है, लॉस एक लॉस डाल सकते हैं हम। तो ये करता क्या है? तो ये मल्टीपल मल्टीप्लाइज ए गिवन लॉस बाय स्केलर करेंट स्केल स्केल फंक्शन फैक्टर। तो ये है ना जो लॉस, जो जितने भी लॉस हो रहे हैं ना ट्रेनिंग में, जैसे यहाँ पे देखो हम प्रोसेस को लूप में ले चलाएं और इसके अंदर हम डेटा को लाएं और फिर उसको ऑप्टिमाइजर और आउटपुट ये मॉडल्स के थ्रू और ये लॉस फंक्शंस के थ्रू, ठीक है। तो लॉस फंक्शंस के थ्रू हमारे पास लॉस आया, आया ना, लॉस आया, लॉस लॉस आया। अब ये लॉस को हम क्या करेंगे? अब ये लॉस को हम ना टेंसर में डालेंगे, ग्रेड टेंसर में डालेंगे और बैकवर्ड बैकवर्ड ग्रेडियंट के थ्रू हम उसको इनिशियलाइज करेंगे। तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम मेरे को फंक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, नया एक कस्टमाइजेशन फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम हर एक डेटा में जाएं, हर एक टेंसर के डेटा में जाएं और उस टेंसर के डेटा को बैकवर्ड ग्रेडियंट को पकड़ें और उसको हम लॉस से इनिशियलाइज कर दें। ठीक है, उसको हम उसमें लॉस को उस डेटा को लॉस इनिशियलाइज करें कैसे? ठीक है। तो उस चीज़ को करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज करते हैं ग्रेडियंट स्केलर को। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो लॉस लॉस आ गया, हम लॉस फंक्शन के थ्रू हमने लॉस ले आया कि हमारे पास इतना लॉस है। ठीक है, हमारे डेटा जो है इतने एक्यूरेसी दे रहा है, इतना लॉस दे रहा है। तो अब अब क्या करेंगे? अब इस फंक्शन को यूज करेंगे स्केलर डॉट स्केल, ठीक है। और इसमें लॉस डाल देंगे जो मेरा जो लॉस है, और यहाँ बैकवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जितना भी हम बैक प्रोपगेशन कर रहे हैं ना, जितना भी टेंशन में बैक प्रोपगेशन हो रहा है ना, वहाँ पे लॉस में जाके उस स्केलर को इनिशियलाइज कर दो, तो वहाँ पे जितना भी इनिशियलाइज करने लग जाएगा पूरा डेटा। ठीक है। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो हमारे पास जो जहाँ पे अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम है ना, अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम है ना, वहाँ पे हम उस चीज़ को रिमूव कर पाएंगे, उस चीज़ को हटा पाएंगे और हम एक एक रियल डेटा, एक रॉ डेटा पे हम सही से फेच कर पाएंगे और हम सही आउटपुट पे पहुंच पाएंगे, ताकि मेरा जो एक्सपोनेंटरी मूविंग एवरेज है वहाँ से पता लग सके कि मेरा डेटा जो है वो सही से वो सही से इनिशियलाइज हो रहा है और सही से डिस्क्रिमिनेटर के थ्रू वहाँ पे आउटपुट में जा रहा है। ठीक है। तो हमारा ये स्केलर डॉट स्केलर स्केल ये करता है। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा फंक्शन है स्टेप। ठीक है। अब दूसरा फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन के बारे में पता मेरे को भी नहीं है कि क्या कर रहा है। स्केलर डॉट स्टेप फर्स्ट अनस्केल ग्रेडियंट ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर्स, पैरामीटर्स डज नॉट contain unity or null value optimization of the step is called। तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे अगर हम स्टेप स्टेप फंक्शन को कॉल करेंगे ना, स्केलर डॉट स्टेप और ऑप्टिमाइजर, तो जितने भी ऑप्टिमाइजर्स या फिर यहाँ तो हम लॉस को इनिशियलाइज कर दिए, तो जितने भी ऑप्टिमाइजर्स है ना, ऑप्टिमाइजर्स में
इन्फिनिटी या नन वैल्यू है, उसको स्किप कर देगा। यहाँ पे ये बोल रहा है स्केलर डॉट स्टेप फर्स्ट अनस्केल ग्रेडियंट of the optimizers parameters if gradients does not contain infinity या is none। ठीक है, अगर ये है तो ऑप्टिमाइजेशन स्टेप इज कॉल्ड, अदरवाइज ऑप्टिमाइजेशन स्टेप इज स्किप। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि देखो अगर इन्फिनिटी और नन वैल्यू है ना ऑप्टिमाइजेशंस में, यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर ग्रेडियंट्स में इफ ग्रेडियंट्स डज नॉट कॉन्टेन, अगर ग्रेडियंट्स में हमारे पास इन्फिनिटी और नन वैल्यू नहीं है, तब ये ऑप्टिमाइजर्स और स्टेप से जो क्या करेगा कॉल होगा। ठीक है, तो ये कॉल होगा, अदरवाइज स्किप हो जाएगा। तो ठीक है, ये तो पता है, लेकिन ये करता क्या है, स्टेप ये करता क्या है, हमें इसको अपडेट है जो क्या करता है, अपडेट द स्केलर एंड नेक्स्ट आइटरेशन। और अपडेट वैल्यू जो अपडेट करता है कि हाँ हमारा लॉस इतना आया, अब इसको हम हमारे लॉस, हमने इसको बैकवर्ड बैकवर्ड प्रोपोगेशन के थ्रू इसको अपडेट कर दिया इस टेंसर को, इस लॉस को। ठीक है, अब इसको अपडेट कर दो, तो ये अपडेट कर देता है, ये जो फंक्शन है अपडेट। तो हमें ये बीच वाली स्टेप फंक्शन है समझ में आ रही है कि चलो हमें हमें ये इतना पता है कि ये तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आप अगर ये यूज करोगे ना फर्स्ट अनस्केल ग्रेडियंट ऑप्टिमाइजर पैरामीटर, तो ये जो कॉल होगा ये जो इन्फिनिटी नॉन वैल्यू अगर ग्रेडियंट्स में रहा तो नहीं कॉल होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो फंक्शन है, तो हम यहाँ पे भी वही चीज़ कर रहे हैं कि देखो सबसे पहले मैंने मैंने इसको इनिशियलाइज किया, ठीक है, स्केलर के थ्रू। ठीक है, स्केलर एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हम ग्रेडियंट स्केलर्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं कि हम मेरे को ग्रेडियंट स्केलर्स चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो कॉल फंक्शन है इसमें मैंने एट्रीब्यूट लिया लॉस, दूसरा ऑप्टिमाइजेशन, तीसरा क्लिप ग्रेडियंट, चौथा पैरामीटर्स। ठीक है, क्रिएट ग्राफ, और ये अपडेट ग्रेडियंट और लेयर नेम्स, ये हमारे पास एट्रीब्यूट है कॉल फंक्शन में। तो पहले पहले चीज़ हम वही कर रहे हैं जो यहाँ पे कर रहा है कि सबसे पहले हम लॉस को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉस को इनिशियलाइज कर रहे हैं स्केलर डॉट स्केल लॉस और बैकवर्ड। तो यहाँ पे देखो बैकवर्ड में हम एक और चीज़ डाल रहे हैं क्रिएट ग्राफ। तो ये जो है ना ग्राफ क्रिएट करेगा कि हाँ हमारे पास जो जो हम बैकवर्ड में हम डेटा को बैकवर्ड प्रोपोगेशन में जो हमने इनिशियलाइज किया लॉस को, उसका ग्राफ क्या आ रहा है, क्या हम सही सही जगह पे पहुंच पा रहे हैं, मतलब सही हमारा जो ग्राफ है वो डिटेक्ट कर पा रहा है सही अरेंजिंग ऑर्डर में। तो हम इसके थ्रू हम इसके थ्रू यहाँ पे हम दिखा पाएंगे क्रिएट ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो ये क्रिएट ग्राफ है जो सीधे हमारे पास वहाँ चला जाएगा, सीधे हमारे पास वीएई में चला जाएगा, जहाँ पे हमने एक बहुत सारे दो चार फंक्शन, तीन चार फंक्शन बना रखे हैं, जहाँ से हम देख सकते हैं कि हम मूविंग एवरेज को देख सकते हैं क्या कैसे मूव हो रही है डेटा। तो वो वहाँ चला जाएगा सीधे यहाँ से। और फिर यहाँ एक अपडेट ग्रेडियंट, अगर ये ट्रू रहा तो क्लिप ग्रेडियंट इज नॉट नन, ये नन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये नन है तो फिर आधा स्केल कर दो ऑप्टिमाइजेशन।
और नॉर्मलाइजेशन को टॉर्च डॉट एन डॉट यूटिल्स डॉट क्लिप ग्रेडियंट नॉर्मलाइजेशन पैरामीटर और क्लिप ग्रेडियंट। तो हम यहाँ पे नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। देखो, हमारे लिए भी ये सब नई नई चीजें है। कैसे कैसे चीजें काम करती है समझना पड़ता है। अ, तो अ, ये बताओ, पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि देखो, हमने यहाँ पे अनस्केल किया, ठीक है। इफ कंडीशन में भी अनस्केल कर रहा हूँ और एल्स कंडीशन में भी अनस्केल कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हो रहा है कि देखिए, अगर क्लिप ग्रेडियंट्स अगर नन रन इज नॉट नन, मतलब मान लो कि हमारा क्लिप ग्रेडियंट में कुछ डेटा है, ठीक है। तो ये जो है नीचे दिया हुआ जो कोड है वो रन करेगा। अगर नन है तो भी हम तब तो भी हम अनस्केल करेंगे ऑप्टिमाइजर्स को, ठीक है। और क्लिप ग्रेडियंट्स नॉर्मलाइजेशन को नॉर्मलाइज कर देंगे, मतलब इसके थ्रू पैरामीटर्स और क्लिप ग्रेडियंट्स को नॉर्मलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, पहली पहली चीज समझो, पहली चीज समझो, हमारा दूसरा कंडीशन जो है वो गलत है। गलत इसलिए है कि दूसरा कंडीशन में तो रिक्वायर्ड है ये क्लिप ग्रेडियंट। क्योंकि अगर क्लिप ग्रेडियंट नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे कैसे डालेंगे दूसरा फंक्शन में। मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन में क्लिप ग्रेडियंट डाल रहे हैं। पहले में पैरामीटर्स डाल रहे हैं। तो हमारा दूसरा कंडीशन में भी तो रिक्वायर्ड ही है। तो ये जो है मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पैरामीटर्स में हम यहाँ पे लेयर नेम्स में लेयर नेम्स डालेंगे हम। लेयर नेम्स, यहाँ कोई लेयर नेम्स नाम से कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलो इसको हटाओ, अनस्केल करने के बाद हम बनाते हैं कुछ। तो हम यहाँ पे आना नॉर्मलाइज करेंगे टॉर्च डॉट एन एन डॉट यूटिल्स डॉट क्लिप ग्रेडियंट्स और नॉर्मलाइजेशन। तो हम पैरामीटर्स लेंगे और दूसरा क्लिप ग्रेडियंट। तो हम क्लिप ग्रेडियंट्स को नॉर्मलाइज किए पैरामीटर्स के थ्रू, पैरामीटर्स डेटा में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। दूसरी बात, अगर 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 ये नहीं है क्लिप ग्रेडियंट, तो हम ऑप्टिमाइजर्स को अनस्केल कर रहे हैं और नॉर्मलाइज कर रहे हैं गेट ग्रेडियंट।
नॉर्मलाइज के थ्रू। तो ये एक नया फंक्शन है जो हमें बिल्ड करनी पड़ेगी। तो डेफ गेट ग्रेडियंट नॉर्मलाइज, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें हैं ना जो हमें भी समझ में नहीं आ रही। पहली बात, पहली बात, चलो हमें ये पता लग रहा है कि चलो हम इसको इनिशियलाइज करने के बाद लॉस लॉस में चला गया, ठीक है, लॉस के बैकवर्ड में। चलो, हम यहाँ पे अनस्केल क्यों कर रहे हैं ऑप्टिमाइजर को? यहाँ पे तो अनस्केल नहीं लिखा हुआ था ना? नहीं था, यहाँ पे अनस्केल लिखा हुआ था। यहाँ पे ऑप्टिमाइजर को सेव लिखा हुआ है। क्या इसमें अनस्केल फंक्शंस भी है? स्केल स्केल स्केल, ठीक है। अनस्केल भी है, अनस्केल क्या करता है? सो डिवाइड अनस्केल इज ऑप्टिमाइजर gradient tensor by a scale factor. So make scale unscale is optional, serving cases where you need to reference modification to inspect gradient by working in unscale gradients between the backward pass and the meta steps. Meta loss to unscale optimizer, फिर normalize किया हमने, फिर स्टेप किया, फिर अपडेट किया। ठीक है ठीक है ठीक है, ये हमारा ऑर्डर है कि ये हमारा ऑर्डर है कि सबसे पहले लॉस इनिशियलाइज किया, फिर ऑप्टिमाइजर्स को डाला, ठीक है, ऑप्टिमाइजर्स को स्केल किया, फिर नॉर्मलाइज किया, फिर स्टेप्स में जाकर ऑप्टिमाइजर्स को डाला, फिर अपडेट किया। चलो, हमारा ये जो है ना ऑर्डर है, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, तो पहली चीज़ हमें ये नहीं समझ में आ रही कि चलो हम अनस्केल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है अनस्केल का? यहाँ तो लिखा हुआ है लेकिन हमें भी नहीं समझ में आ रहा। तो अब देखो, हम यहाँ पे लिखते हैं भी कि क्या है ये। the calculate the calculated loss and कैलकुलेट लॉस। चलो, ये तो लॉस कैलकुलेट कर रहा है, एंड मल्टीपल इट बाय स्केलर करंट स्केलिंग।
हमें लगता है ये कमेंट सही नहीं रहेगा, ये लिखते हैं स्केल द लॉस, ठीक है, cause backward on a scale loss to create a scaled gradients, ठीक है। तो हमारे पास जब हम अनस्केल कर रहे हैं तो divides the optimizer's gradient tensor by the scale factor। तो unscale is a optional serving case where you need to modify the inspect modify or inspect gradient working with unscale gradients between the backward pass and the state. If unscale is not called explicitly, gradients will not unscale automatically during a state. Simple example using a scale to enable flipping to unscale gradient. Backward optimizers will normalize to a state optimizers. Optimizers. हम्म। तो backward then call the backward method is scale line, compute the gradient, then gradient will also be scaled. हाँ, ये divide them by the scaling factor। क्या स्केलिंग फैक्टर? to bring them back to their original their to their original magnitude। magnitude this must be calculated, divide them by the square होगा, bring them back to their original magnitude। तो अनस्केल का मतलब ये है ना कि हम पहले अनस्केल इसलिए कर रहे हैं ताकि ऑप्टिमाइजर्स का जो डेटा है ना वो सही से रिलीज हो। तो कोई एक
फैक्टर है, कोई एक फैक्टर मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो नॉर्मलाइज कर रहा है डेटा को, मतलब जो है जो उस ऑप्टिमाइजर्स को अनस्केल कर पा रहा है। ठीक है। तो जैसे क्या है ना कि देखो, हम नॉर्मलाइज क्यों करते हैं डेटा को? नॉर्मलाइज इसलिए करते हैं ताकि हम, या फिर हम फीड फॉरवर्ड का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमें हमें जो पहले से डेटा आ रही है ना, और डेटा आ रही है और उसके बाद फिर उस डेटा को हम मैंने नेटवर्क में डाला, तो नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क में डाला, अ, या फिर किसी फंक्शंस में डाला। जैसे मान लो कि मैंने उसको डाल दिया गॉसियन में, ठीक है, या केएल डाइवर्जन में डाल दिया। तो केएल डाइवर्जन में डालने के बाद एक डेटा रिलीज हुआ। अब डेटा रिलीज होने के बाद मैंने उसको, उस डेटा में कुछ अगर लूप होल हुआ तो वो पूरा डेटा गलत हो जाएगा। ठीक है, शुरू से ही गलत हो। अगर मान लो बीच में कुछ नेटवर्क है जो गलत कर दिया उस डेटा को। ठीक है, फाइन फाइन ट्यून कर दिया, मतलब उस डेटा को पूरा फाइन कर दिया। फाइन ट्यून मतलब उसको चेंज कर दिया। तो अगर चेंज कर दिया, फाइन ट्यून कर दिया, तो पूरा डेटा गलत हो गया ना। तो इसीलिए क्या करते हैं हम फीड फॉरवर्ड का यूज करते हैं, ताकि हम पहले से एक डेटा को लाते हैं रिलीज करके, और उस डेटा को हम इस केएल डाइवर्जन से जोड़ देते हैं जब रिलीज ये डेटा करता है तो, ताकि हमें कोई ऐसा परेशानी ना हो कि जब केएल डाइवर्जन से डेटा रिलीज हो, तो फाइन ट्यून डेटा रिलीज हो और वो गलत हो, तो हम फिर उसको सही नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए हम वहाँ पे फीड फॉरवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि हम अनस्केल कर रहे हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो बाद में। ठीक है, उसके बाद फिर नॉर्मलाइज तो करना ही पड़ेगा। नॉर्मलाइज, तो नॉर्मलाइज करने से पहले हम उसको अनस्केल कर दें कोई फैक्टर के थ्रू, कि चलो हमारा ये डेटा है और इस डेटा को अनस्केल करने के बाद हमारा ये फाइन ट्यून इंफॉर्मेशन आई है। ठीक है, ये फाइन ट्यून इंफॉर्मेशन आई है, तो हम इस इंफॉर्मेशन को इसलिए इसलिए रिलीज करें, इसलिए हम इस इंफॉर्मेशन को लाएं ताकि पहले से जो इंफॉर्मेशन थी हमारे पास वो शायद कुछ, उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो जो हमारे काम का ना हो, या फिर कुछ कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ एरर हो, तो उसको हम अनस्केल कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो हम इसीलिए उस ऑप्टिमाइजर्स को यूज कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजर्स में अनस्केल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि चलो हमारे पास आ गया अनस्केल हो गया डेटा, उसके बाद फिर ऑप्टिमाइज हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो गया। तो यहाँ पे दूसरी दूसरी कंडीशन में ये है कि दूसरी कंडीशन में ये है कि मैं तो अनस्केल कर दिया, फिर उसके बाद नॉर्मलाइज, तो नॉर्मलाइज करने के लिए मैं क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ क्लिप ग्रेडियंट नॉर्मलाइजेशन? हम्म। It modifies the gradient in place and return their normal before clipping was applied. It modifies the gradient in place and return their normalization before clipping was applied.
ये हाई कॉम्प्लेक्सिटी चीजें समझ में आती थी। हम्म, तो क्या है ना कि देखो, चीजें है जो कॉम्प्लेक्स है, ऐसी किसी बात नहीं है। समझ रहे हो? उसको कॉम्प्लेक्स है तो इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पे एन स्केल किए हैं, लेकिन हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, हम यहाँ पे क्लिप ग्रेडियंट्स को भेज रहे हैं नॉर्मलाइज करने के लिए। इसको क्यों भेज रहे हैं? ताकि क्लिप ग्रेडियंट्स, देखो यहाँ पे ऑप्टिमाइजर अनस्केल हो गया, ठीक है। अनस्केल हो गया। अब इसको पूरा नॉर्मल, अब इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा पूरा डेटा को।
क्लिप ग्रेडियंट्स। यहाँ पे दूसरी चीज लेते हैं मैक्स नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। तो इट मॉडिफाई द ग्रेडियंट in the place and return their normal before the clipping was applied। तभी बोल रहा है it modifies the gradient। ठीक है। हमारा ग्रेडियंट मॉडिफाई हुआ इन द प्लेस ऑफ द रिटर्न जो नॉर्मलाइजेशन before clipping was applied। why what is the need of clip gradient for before the हमें भी नहीं पता कि यार क्लिप ग्रेडियंट्स क्या चीज है, इसमें क्या मतलब क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है इसके अंदर बता। हम्म, बता तुम बताओ क्या हो सकती है। हमें तो नहीं पता लग रहा है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है पता ही नहीं लग रहा मेरे को। हाँ। जब धीरे बोलता हूँ ना तो आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाता, वो पूरा म्यूट हो जाती है आवाज, खाली मुंह चलते रहता है। आवाज ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा है आदमी। नहीं। अब क्या बता रिकॉर्डिंग हो रहा नहीं हो रहा। तो the clip gradient attribute pass the torch dot and dot clip gradient JSON to define the maximum threshold for the gradient normalization in simple terms। इस primary need to need
तो देखो, यहाँ पे बता रहा है कि जैसे हम जब मॉडल्स को ट्रेन करते हैं ना, तो उसमें जैसे जब हम मॉडल्स को ट्रेन करते हैं तो हम वेट को अपडेट करते हैं। जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है, हमारा स्टेप्स आगे बढ़ता जाता है, हम वेट को अपडेट करते जाते हैं। और एक फाइनल पोच होता है जिस जिस जो जो हमारा एक और से सब कुछ डिफाइन करके और हमें एक वेट मिलते हैं जो जिस पे हमारा जो भी काम चल जो 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 वेट के थ्रू हम चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने जनरेटिंग मॉडल्स में एक प्रोसेस रन हुआ, उसके बाद एक फाइनल 100 पोच रन हुआ, उसके अंदर 100 पोच के बाद एक फाइनल वेट मिला। अब वो उसी वेट पे हमारा एक इमेज जनरेट होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है ना कि जब हम ट्रेन करते हैं ना, तो ट्रेन करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ठीक है, वो उस लूप में आती है जब हिपोथेसिस चल रहा होता है, जब हम वेट को बैक प्रोपगेशन के थ्रू हम उसको फाइन ट्यून करते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है डेटा के थ्रू। डेटा यानी टेंसर के थ्रू। अब होता ये है कि टेंसर में कोई अगर नॉन वैल्यू हो ना, तो अगर कोई नॉन वैल्यू हो ना टेंसर में, वो पूरा ग्रेडियंट्स को ही चेंज कर देता है, पूरा लॉस को ही चेंज कर देता है, पूरा वेट को ही चेंज कर देता है। तो हमारे पास बस एक नन वैल्यू के थ्रू, एक नन वैल्यू से हमारा पूरा लॉस, पूरा वेट, पूरा मॉडल्स जो ट्रेन किया मैंने उसको पूरा पूरा एक और से चेंज हो जाती है। तो हम उस नन वैल्यू को रिमूव कैसे करें? कैसे करें? हमारे पास कोई एक पैरामीटर्स होना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि अगर कोई नन वैल्यू आए तो उस नन वैल्यू को रिमूव कर दे उस ट्रेनिंग के टाइमिंग में, ट्रेनिंग के टाइम में। नहीं तो फिर परेशानी आ जाएगी ना, जब हम बड़े बड़े डेटा सेट पे ट्रेन करेंगे तो। नहीं, हमारे पास तो चलो हम पहला पैरामीटर से यहाँ पे लिखे कि ये रहा लॉस, ये रहा बैकवर्ड, ये मतलब हमारे पास ये लॉस आया पहला, यही यही है ना, यही स्केलर डॉट स्केल। हमारे पास ये लॉस रहा है, अब ये लॉस को जाओ और अपडेट कर दो। ठीक है, अब ये अपडेट कर दिया ग्रेडियंट्स को। अब अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि ये तो लॉस आया और ये अपडेट कर दिया और उसी लॉस में कोई नन वैल्यू हो, तो पूरा तो फिर पैरामीटर से चेंज हो जाएगी, जाइए ना। तो हम उसको कैसे हैंडल करें, कैसे उस चीज़ को सही करें? कोई तो पैरामीटर्स होना चाहिए उसको सही करने के लिए। तो हम यहाँ पे अनस्केल का यूज़ करते हैं कि अगर चलो हमारे पास कोई ऐसा डेटा है, ऐसा कुछ नन वैल्यू है जो हमारे डेटा में चला गया और पूरा डेटा का कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर दे रहा है, तो हम उस ऑप्टिमाइजर्स को अनस्केल कर देते हैं। तो चलो हम अनस्केल कर दिए, तो अनस्केल से हुआ क्या कि वो जो नन वैल्यू है उसके थ्रू हम उस नन वैल्यू को रिमूव कर पाए। ठीक है, तो वो तो ऑप्टिमाइजर्स में जो डेटा नन हुआ था वो हो गया, स्केल अनस्केल हो गया। अब आगे ये है कि देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्लिप ग्रेडियंट नॉर्मलाइजेशन। तो हमारे पास जो पैरामीटर्स आई ऑप्टिमाइजर्स
अनस्केल होने के बाद। अब वो पैरामीटर्स को हम यहाँ पे क्लिप ग्रेडियंट नॉर्मलाइजेशन में डाल रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा पैरामीटर्स डाल रहे हैं मैक्सिमम ग्रेडियंट नॉर्मलाइजेशन। जो मैक्सिमम मतलब बता रहा है मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन। देखो पहला पैरामीटर्स ले रहा है टेंसर। जो हमने पहला टेंसर डाला वो है जो अनस्केल करने के बाद टेंसर आ रही है। ठीक है। पैरामीटर्स आ रही है तो पहला मैंने वो डाला। दूसरा क्लिप ग्रेडियंट डाला। ठीक है। तो सवाल ये है कि क्लिप ग्रेडियंट मैंने डाला और वो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन में डाला। ठीक है। और मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन लेता है फ्लोट वैल्यू। तो ये सवाल है कि क्लिप ग्रेडियंट है क्या चीज़, मतलब क्या इसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी और क्या क्या इसके बाद क्या आउटपुट आएगा। नहीं, नहीं समझ रहे हो कि चलो ठीक है, हम अनस्केल करने के बाद पैरामीटर्स डालें नॉर्मलाइज करने के लिए। दूसरा आर्गुमेंट में हम डाल रहे हैं फ्लोट वैल्यू जो है क्लिप ग्रेडियंट। तो क्लिप ग्रेडियंट हम डाल रहे हैं तो एक नॉर्मलाइज वैल्यू आ रही है। तो पहला सवाल ये है कि क्लिप ग्रेडियंट है क्या चीज़, क्या इंफॉर्मेशन होगी इसके अंदर। दूसरी चीज़ है क्लिप ग्रेडियंट और पैरामीटर्स डालने के बाद नॉर्मलाइज करने के बाद क्या इंफॉर्मेशन आएगी। नहीं, हम तो पैरामीटर्स ही डालें और फिर नॉर्मलाइज करें। तो हम यहाँ डाल नहीं सकते हैं सिर्फ पैरामीटर्स, क्योंकि हमारे पास दो आर्गुमेंट ले डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है कि इसको तुम ऑप्शनल नहीं ले सकते। हम नॉर्मलाइज टाइप को ऑप्शनल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप नॉर्मलाइज टाइप को ऑप्शनल ले सकते हो। डिफ़ॉल्ट में टू है। इरर इफ नन फाइनाइट ये भी डिफ़ॉल्ट है, मतलब ये भी है जो ऑप्शनल है। और फोर ईच ये भी ऑप्शनल है। तो हमारे पास तीन आर्गुमेंट है जो ऑप्शनल है, लेकिन दो आर्गुमेंट है जो डिफ़ॉल्ट है कि इसको हमें डालना ही पड़ेगा। तो पैरामीटर्स डाल दिया और दूसरा हमने मैक्सिमम नॉर्मलाइज डाल दिया। तो मैक्सिमम नॉर्मलाइज डाल दिया तो मैक्सिमम नॉर्मलाइज करता ही है कि यहाँ पे देखो बोल रहा है कि पहले आपने टेंसर डाला। ठीक है। दूसरा आपने मैक्सिमम नॉर्मलाइज डाला जो ग्रेडियंट्स है। तो क्या मतलब ये क्या करता है, इसके बाद क्या होगा ये हम दो पैरामीटर्स और नॉर्मलाइज करने के बाद। तो हमने ये सवाल पूछा है कि बताओ क्या क्या है। तो देखो,
कहने का मतलब ये है कि देखो पहला सवाल क्या था हमारे पास कि क्लिप ग्रेडियंट है क्या चीज़, जो हमें दूसरा आर्गुमेंट ले रहा है मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन। मतलब ये है कि देखो हम जो टेंसर डाल रहे हैं ना यहाँ पे पैरामीटर, तो हम एक सर्कल बना रहे हैं कि यार ये रहा सर्कल, ये रहा इंफॉर्मेशन का सर्कल। अब इसी इंफॉर्मेशन के सर्कल में ये पैरामीटर्स रन करेगा। ये मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन, मतलब मैक्सिमम नंबर है ये। मतलब ये हमारा मान लो कि हम एक रेंज देते हैं, ठीक है। चलो रेंज मतलब मान लो कि मैं, ये कुत्ता है और कुत्ता, और एक मतलब डॉग है, और डॉग और रस्सी है, ठीक है। अब डॉग है तो डॉग उतना ही उछल कूद सकता है ना जितनी बड़ी उसकी रस्सी है, उसकी बड़ी पट्टा है। अगर डॉग, मान लो कि डॉग है जो दौड़ना चाह रहा है रस्सी, या फिर कूदना चाह रहा है रस्सी से दूर, तो नहीं कूद पाएगा ना, क्योंकि जो जितनी बड़ी उसकी रस्सी है उतना ही उसके पास डिस्टेंस रहेगा ना, उतनी बड़ी उसकी सर्कल बन पाएगी ना, उतनी उसी एरिया में वो कैप्चर, उसी एरिया को वो कैप्चर कर सकता है ना, वो रन दौड़ सकता है, कूद सकता है, खेल सकता है, जो भी कर सकता है। तो वो मैक्सिमम पैरामीटर्स, उसका जो पैरामीटर्स, उसका जो सर्कल है, वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, वो उतना ही है ना जितनी बड़ी उसकी पट्टी है, पट्टा है। तो वही यहाँ पे हम पट्टा डाल रहे हैं, यहाँ पे हम एक सर्कल दे रहे हैं कि यार जो पैरामीटर्स है ना, वो पैरामीटर्स इसी सर्कल में रन हो, इसी सर्कल्स में ही डिफाइन करें, नॉर्मलाइज करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल जो था ये कि इसके बाद इंफॉर्मेशन जो आएगा नॉर्मलाइजेशन का इंफॉर्मेशन, वो आएगा इंफॉर्मेशन तो इसी के थ्रू आएगा, जितनी बड़ी हम सर्कल डाल डाल रहे हैं उसी थ्रू, और उसमें पैरामीटर्स डाल रहे हैं, ठीक है। उस पैरामीटर्स में हम जो नॉर्मलाइज आएगा उसके थ्रू आएगा। अब यहाँ पे है एल्स कंडीशन में, एल्स कंडीशन में ये है कि देखो सेल्फ डॉट स्केल डॉट अन स्केल, ठीक है, ऑप्टिमाइजर इक्वल टू ऑप्टिमाइजर। हमने तो अनस्केल कर दिया ऑप्टिमाइजर को, ठीक है भाई। अब हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, तो नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, तो हमारे पास पट्टा ही नहीं है, मतलब हमारे पास मैक्सिमम रेंज ही नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो फर्स्ट कंडीशन में क्लिप क्लिप ग्रेडियंट्स है, लेकिन दूसरा कंडीशन में क्लिप ग्रेडियंट्स नहीं है, हमारे पास कोई रेंज नहीं है कि हम इस रेंज में इस पैरामीटर्स को दौड़ा सकते हैं। समझ रहे हो? तो अब क्या करेंगे बताओ। अब हमारे पास कोई रेंज ही नहीं है, हमारे पास कोई डिस्टेंस ही नहीं है कि हम इस डिस्टेंस में इस पैरामीटर्स को रन करवाएं। तो क्या करें? तो हमें खुद का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, जिसमें हम एक पट्टा बिल्ड करें, समझ रहे हो? एक डिस्टेंस बिल्ड करें। अब वो, अब डिस्टेंस बिल्ड करके उस ऑप्टिमाइजर्स को इस डिस्टेंस में डालें। तो हमारा काम क्या है? एक पट्टा बिल्ड करना, एक डिस्टेंस बिल्ड करना, एक रेंज बिल्ड करना, जिसमें हम ऑप्टिमाइजर्स को डालें, ठीक है। और वो एल्स कंडीशन में ही काम करेगा, क्योंकि एल्स कंडीशन में हमारे पास क्लिप ग्रेडियंट्स नाम का कोई वस्तु नहीं है, कोई आर्गुमेंट ही नहीं है। समझ रहे हो? वो नन वैल्यू आ गई, नन वैल्यू है। तो हमारे पास ये एल्स कंडीशन काम आएगा, ठीक है। तो पहला पैरामीटर्स ले रहा है, दूसरा नॉर्मल टाइप ले रहा, जो फ्लॉट है, दूसरा लेयर नेम्स ले रहा, ये नन है, ठीक है।
और रिलीज क्या कर रहा है? टॉर्च डॉट टेंसर। तो अब हम पट्टा बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम बिल्ड कर रहे हैं। पैरामीटर्स, हम हम एक वैल्यू बिल्ड कर रहे हैं जिसके अंदर हम उस कुत्ता को दौड़ा सकें, उस डॉग को दौड़ा सकें, ठीक है। तो इफ इंस्टेंस ऑफ पैरामीटर टॉर्च डॉट टेंसर पैरामीटर्स। तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर पैरामीटर्स टेंसर है तो पैरामीटर्स को लिस्ट में डाल दो, ठीक है। दूसरी बात, पैरामीटर्स फॉर पी इन पैरामीटर, ठीक है। अब उस लूप के अंदर ग्रेडियंट इज नॉट नन, ठीक है। उस लूप के अंदर ये ग्रेडियंट नन नहीं होना चाहिए। अगर नन नहीं है तो पी, यानी पी रिलीज होगा, ठीक है, पी प्रिंट होगा। और ये जो पी है वो पैरामीटर्स में सेव हो जाएगा जाके, ठीक है। किस फॉर्मेट में? लिस्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। और नॉर्म टाइप प्लॉट, नॉर्म टाइप, तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हाँ नॉर्म टाइप प्लॉट है नहीं, ठीक है। तो इफ लेंथ ऑफ पैरामीटर्स जीरो, तो अगर पैरामीटर्स का जो लेंथ है, जो टेंसर है उसकी लेंथ अगर जीरो है तो रिटर्न कर दो टॉर्क डॉट टेंसर जीरो। और डिवाइस में पैरामीटर्स जीरो डॉट ग्रेडियंट डॉट डिवाइस नॉर्म टाइप इंफिनिटी फ्रॉम टॉर्च इंपोर्ट इंफिनिटी।
हम्म, क्या यार। तो अगर इन्फिनिटी है तो अब देखो यहाँ पे बोल रहा है पी क्या चीज है भाई, है ना। यही बोल रहे हैं ना भाई, पी क्या चीज है। कोई बात नहीं, हम पी को बताते हैं कि पी क्या चीज है। फोर पी इन पैरामीटर्स। ठीक है। हम्म। तो पी डॉट ग्रेडियंट डॉट डिटैच एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टू डिवाइस। देखो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि पैरामीटर्स के लूप में एक टेंसर रिलीज होगा, ठीक है। टेंसर, टेंसर में ग्रेडियंट्स का एब्सोल्यूट वैल्यू को मैक्सिमम टू डिवाइस में डाल दिया, फिर उसको फिर मैक्सिमम कर दिया। ठीक है। एल्स लेयर नॉर्म डॉट डॉट स्टैक फॉर पी इन पैरामीटर्स। ठीक है। ये एक ही लूप में मांग रहा है क्या? हम्म। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, समझा कुछ। क्या याद आ रहा था वो, सेमी कॉलन मैंने डाल दिया। वही है यहाँ पे भी, एल्स कंडीशन नॉर्मलाइज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टेप में। हाँ, तो टोटल नॉर्मलाइजेशन डॉट डॉट नॉर्म लेयर नॉर्मलाइजेशन और नॉर्म टाइप। ठीक है। इफ लेयर नेम्स
इज नॉट नन, ठीक है। if layer names is not none, if torch dot is none value, total normalization, और dot dot is infinite, total normalization, और नेक्स्ट जो है वो टॉर्च नॉर्मलाइजेशन, इसको मैंने स्किप नहीं किया। इज ग्रेटर देन, टोटल नॉर्मलाइजेशन ग्रेटर देन 1.8। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मैच हो जाए, या तो पहला कंडीशन मैच हो जाए कि इज नॉन वैल्यू हो टॉर्च के अंदर, टोटल नॉर्मलाइजेशन के अंदर, दूसरी वैल्यू, या फिर टॉर्च टोटल नॉर्मलाइजेशन के अंदर इनफाइनाइट वैल्यू हो, ठीक है। तीसरी कंडीशन कि यार कम से कम 1.0 से बड़ा कोई वैल्यू हो, समझा, कोई बड़ा वैल्यू हो, इससे बड़ा होना चाहिए, कोई वैल्यू कुछ तो मैच हो जाए। अगर कुछ भी मैच हो गया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू टॉप और नेम टॉप, टॉर्च डॉट टॉप के लेयर नॉर्मलाइजेशन के फाइल। देखो टॉप के क्या करता है, टॉप के, टॉर्च डॉट टॉप के, ये फंक्शन मैं बार बार भूल जाता हूँ, बहुत सारे से फंक्शन है ना। तो टॉर्च डॉट टॉप के क्या करता है, तो देखो मान लो कि तुम्हारे पास, दिखाता हूँ, तो तो वैल्यू अरेंज, अरेंज 1 से 6 तक दे दिया, ठीक है, 6 तक, अब ये 6 तक चलेगा। ठीक, अब हम टॉप के यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे, एक्स और के का 3, दो, 3 ही दे दो, हटाओ। मतलब समझे कुछ, मतलब ये कि जो बड़ी वैल्यू है अरेंज में, 6 के अरेंज में, मतलब 5 के ऑर्डर में, वो शो करेगा। तो यहाँ पे 3 4 5 है ना वैल्यू, जो टॉप है। अगर मैं 2 लिखूँ ना तो 4 और 5 आएगा, है ना। तो यहाँ पे वही कर रहा हूँ, हम टॉप वैल्यू उठाएंगे, जो टॉप वैल्यू है, आप उसको नॉर्मलाइज कर देंगे।
तो हम इस कंडीशन में जान रहे थे कि यार कौन कौन सा वैल्यू है जो नॉर्मलाइज हो जाएगा। समझे? ये तो हम टोटल नॉर्मलाइजेशन में डाल दिए हैं कि वैल्यू है जो नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं। अब प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, तो पता नहीं लगता ना। वो तो हिडन में से सीधे टोटल नॉर्मलाइजेशन में जाके फिर वहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे प्रिंट कर दें। ठीक है। टॉप नॉर्मल वैल्यू। टॉप नॉर्म नेम, लेयर नेम। साथ ही करो। नहीं। ठीक है। तो पहला वैल्यू पैरामीटर्स डालेंगे, दूसरा वैल्यू नॉर्म टाइप में लेयर नॉर्म डालेंगे। लेयर नेम, लेयर नेम डालेंगे। ठीक है। तो गुरु, हमारा जो नॉर्मलाइज हो गया पैरामीटर्स के, अब रेंज भी निकल जाएगा पैरामीटर्स के थ्रू। ठीक है। तो पट्टा कितना बड़ा है? हमारा पट्टा यहाँ देख सकते हो कितना पट्टा रिलीज हो रहा है। जो बड़ा वैल्यू वो पट्टा है ना। और पट्टा को यहाँ पर जब प्रिंट करेंगे तो पट्टा शो करेगा कि आपका पट्टा है जो ये रहा टॉप वैल्यू। नाम बताएगा साथ में। तो तो अब हम अपडेट ग्रेडियंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं जिसको बोलते हैं, देखो, हमारा ऑर्डर सही होना चाहिए। ठीक है। पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर अनस्केल, तीसरा ऑर्डर स्टेप, चौथा ऑर्डर अपडेट। ठीक है। क्या? सेल्फ डॉट स्केलर डॉट स्टेप में क्या ऑप्टिमाइजर। अब क्या? सेल्फ डॉट स्केलर डॉट अपडेट, क्या ऑप्टिमाइजर। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर है। ऑप्टिमाइजर नहीं डालेंगे, अपडेट में डालेंगे, नहीं डालेंगे। डाला हुआ है क्या देखिए। अपडेट में नहीं डाला हुआ, स्टेप में डाला हुआ है। और एल्स नॉर्म नन। तो ये तो ग्रेडियंट प्रूव होना है, एसेंशियल है। रिटर्न नॉर्म। ठीक है। हमारे पास अगला फंक्शन है जिसको बोलते हैं डेफ। इसके डिक्शनरी सेल्फ लेता है और रिटर्न करता है सेल्फ डॉट स्केलर डॉट स्टेट डिक्शनरी। ठीक है। आगे नेक्स्ट फंक्शन है लोड स्टेट डिक्शनरी। सेल्फ और स्टेट डिक्शनरी लेता है और
सेल्फ डॉट स्केलर डॉट लोड स्टेट डिक्शनरी और स्टेट डिक्शनरी। ठीक है सर। तो हमने इसको बिल्ड कर दिया मैनेजिंग ऑटोमेटिक मिक्स प्रिसीजन को training in PyTorch. It wraps PyTorch native gradient scalar to simplify the training work, especially by adding gradient calculation of the optional clickings. ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आ गया, आवाज पहुंचनी चाहिए बस, धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्या, सुस्त पड़ जाता हूँ बोलते बोलते, सुस्त। खाना खाते रहो बीच बीच में। तो हमारे पास अब शेड्यूलर्स, अब हमारे पास नेक्स्ट मिडिल वेयर है शेड्यूलर्स, SCHEDULER शेड्यूलर डॉट पी वाई। ठीक है। इंपोर्ट टॉर्च। अब शेड्यूलर क्या करता है साहब, कांस्टेंट शेड्यूलर क्या करता है, तो शेड्यूलर ये करता है, कोसिन शेड्यूलर दूसरा कांस्टेंट शेड्यूलर, दो फंक्शन है। तो ये करता क्या है शेड्यूलर्स की, लर्निंग रेट को जनरेट करता है, मतलब लर्निंग रेट को जनरेट करता है, मतलब ना हमारा लर्निंग रेट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कांस्टेंट रहेगा ना, वेरिएबल अगर नहीं रहेगा ना लर्निंग रेट, कांस्टेंट रह गया, तो होगा ये कि हम एक ही पैरामीटर्स के थ्रू हम किसी वेरिएबल किसी हम टेंसर को लर्न कर पाएंगे। ठीक है। इसीलिए हम चाहते हैं कि लर्निंग रेट को अपडेट करते रहें हर समय, अपना वेट और अपना लॉस के थ्रू, कि क्या लॉस आ रहा है नहीं। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। तो हमारे पास दो फंक्शन है, पहला कांस्टेंट शेड्यूलर, कि लर्निंग रेट हो जो कॉन्स्टेंटली कांस्टेंट हो, मतलब वो ऐसा नहीं हो कि पूरा वेरिएबल हो जाए, कि हर एक लॉस के थ्रू वो पैरामीटर्स चेंज करता रहे, वो लर्निंग रेट चेंज करता रहे। दूसरा है कोसिन शेड्यूलर्स, इसमें कुछ मैथमेटिक्स रहेगी। तो पहला ये लेता है बेस वैल्यू, दूसरा है हिपोथेसिस,
तीसरा है NITHER नाइदर पर एक वोल्ट। तीसरा वार्म अप इक्वल्स 0 और स्टार्ट वार्म अप वैल्यू तो स्टार्ट वार्म अप वैल्यू 1E-6 और फिर वार्म अप स्टेप -1। ठीक है, दबाने के कुछ दब जाता है कुछ। तो generate a schedule the value of values commonly for learning rate। ठीक है, that include warm up, constant QNS QMT constant value for the mental। ठीक है, तो लिखते हैं कि है क्या है चीज। आर्गुमेंट्स, तो पहला आर्गुमेंट है बेस वैल्यू। ठीक है, the constant value that the scheduler will hold after the warm up phase। ठीक है, तो बोल रहा है कि हेलो।
समझ में आ रही चीजें? मुश्किल है क्या? मुश्किल तो है। तो बेस वैल्यू क्या है? तो बेस वैल्यू जो है वो द कांस्टेंट वैल्यू दैट द शेड्यूल विल होल्ड आफ्टर द वार्म अप फेज। ठीक है। तो मतलब ये है कि कोई वैल्यू ले रहा है, कोई ऐसा वैल्यू होगा जो हम तब तक होल्ड करके रखेंगे जब तक हम वार्म अप फेज तक पहुंच कर उससे आगे ना निकल जाए। मतलब उससे आगे मतलब उसके बाद भी वो वैल्यू आए, मतलब उसके बाद वो वैल्यू भी रिलीज हो जाए। तो उसी को बोलते हैं बेस वैल्यू, जो वार्म अप फेज तक जाए। ठीक है। ठीक है, जो वार्म अप फेज तक जाए। तो नेक्स्ट है हिपोथेसिस। तो द टोटल नंबर ऑफ हिपोथेसिस फॉर द शेड्यूलर। ठीक है, शेड्यूल। नेक्स्ट है नाइदर पर इफ। यही मतलब एक वोच है यार, द नंबर ऑफ आइट्रेशन। नाइदर नहीं, आइट्रेशन है। नाइदर नंबर ऑफ आइट्रेशन पर रिपोर्ट। समझ रहे हो? नंबर ऑफ आइट्रेशन पर रिपोर्ट। ठीक है। तो कितना आइट्रेशन है एक ही पोज में? 2000। नेक्स्ट है वार्म अप पोज। वार्म अप पोज। तो द नंबर ऑफ पोज dedicated to the warm up phase default 0। मतलब नो वार्म अप, कोई वार्म अप नहीं। ठीक है। 0 मीन्स नो वार्म अप। नेक्स्ट है स्टार्ट वार्म अप वैल्यू। द इनिशियल वैल्यू at the very beginning of the warm up default 1 minus 6, a small number। Next, warm up state। So an alternative native way to specify the warm up duration in terms of total steps instead of epochs. To set this overrides warm up epoch। तो अल्टरनेटिव वे टू स्पेसिफाई द वार्म अप ड्यूरेशन। हम्म। हम्म। इन
terms of total steps. ठीक है, instead of epochs. If said this overrides warm up epoch. ठीक है, तो कहना कि ये कहने का मतलब ये है कि अगर हम वार्म अप स्टेप्स को वार्म अप स्टेप्स को इनिशियलाइज करते हैं, मतलब वार्म अप स्टेप्स में वैल्यू डालते हैं, तो फिर वार्म अप इपोचेस है जो ओवरराइड हो जाएगा, मतलब कोई यूज नहीं है उसका, मतलब है ना, मतलब वो नन हो जाएगा, मतलब फिर वो अ, उसको यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसी वैल्यू का यूज करेंगे वार्म अप स्टेप्स को। सेम चीज़ है वार्म अप स्टेप्स तो वो, और वार्म अप इपोचेस। तो -1 का मतलब ये होता है कि हम यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब -1 का मतलब हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम वार्म अप इपोचेस को यूज करेंगे। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट अब जो रखना चाहोगे, अब उसके बाद जो भी बनेगी फंक्शंस, कोड लिखाएगा उसी के थ्रू हम ये बिल्ड करेंगे, समझ रहे हो? तो हमारा पहले वार्म अप शेड्यूलर्स बनता है। वार्म अप, तो वार्म अप शेड्यूल होगा नमपाई अरे, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। ठीक है, नमपाई एज एनपी, नमपाई, तो एनपी डॉट एरे, ये क्या होगा, एक एरे होगा। ठीक है, और फिर वार्म अप आइट्रेशन, वार्म अप आइट्रेशन वो होगा वार्म अप इपोचेस मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ आइट्रेशन पर इपोचेस, ये हमारा आइट्रेशन होगा। ठीक है, वार्म अप आइट्रेशन जो होगा वो इपोचेस से, इपोचेस के आइट्रेशन से मल्टीप्लाई होके जो वैल्यू आएगी उसे हम वार्म अप आइट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, सो इफ वार्म अप स्टेप्स इज ग्रेटर देन 0, यार मैं सुंदर नहीं दिख रहा हूँ, नहीं, सुंदर नहीं दिख रहा हूँ यार मैं, क्या बताऊँ, मेरे को सुंदर दिखना है। हम्म, मेरे को सुंदर दिखना है भाई, क्या सुंदर नहीं। हम,
क्या हो गया? टूट क्यों गया? हेलो। कोई बात नहीं, आ रहा हूँ 2 मिनट, रुक जाओ।